माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत समास प्रक्रम के बारे में। हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर में एक ही अंतर है समास में दोनों में, कि हिंदी में जो समास होता है थोड़ा आसान होता है और संस्कृत में कुछ और दो चार भेदों को एक्स्ट्रा जानना ज़रूरी होता है, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग जो समास का वीडियो देखना चाहते हैं तो हिंदी ग्रामर में भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी समास का वीडियो अपलोड है। और संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत आपको अच्छे से समझना है समास के बारे में, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो मैं शिवम आपका एसीपी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और एक्स्ट्रा भेद के अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना होता है। देखिए, समास दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। यानी कि दो पद जब मिलते हैं आपस में तो उसके मेल को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। कई पदों के, या दूसरा परिभाषा एक और बोल सकते हैं कि कई पदों के मिलकर एक पद बन जाना समास कहलाता है। यानी बहुत सारे पद मिलकर क्या बन जाता है, एक पद बन जाता है, तो उसको हम लोग समास कहते हैं। अब देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पे पहला भेद होता है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, और चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास, छठवां होता है बहुव्रीहि समास। और यहाँ पे समास को एक पदी भाव भी समास कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने योग्य है, जब आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको परीक्षाओं में ये पूछ लेता है कि एक पदी भाव समास किसे कहते हैं, तो इस समास को ही एक पदी भाव कहा जाता है। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, तो इसको भी आप लोग क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अव्ययभाव समास के बारे में। तो अव्ययभाव समास किसे कहते हैं कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। यहाँ पर एक और होता है कि पहला पद जो होता है अवयव होना चाहिए। अवयव का मतलब होता है कि जो आगे लगता है, कहाँ लगता है, आगे लगता है, और आगे लगने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो जैसे उपनगरम, यहाँ पर उप जो है, उप क्या है, एक अवयव है, ठीक है। और दूसरा नगरम देख रहे हैं, नगरम में क्या है, संज्ञा है। तो नगर के समीप, इसका हिंदी अर्थ होगा नगर के समीप। तो उपनगरम क्या होगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। यहाँ पे उपनगरम देखिए, नगरस्य समीपम, इसका संस्कृत में अगर देखना चाहें तो नगरस से क्या हो जाएगा, समीपन। जब खी रहता है तो षष्ठी विभक्ति में रहता है, षष्ठी विभक्ति में से लगता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो इस समास में समस्त पद नपुंसक लिंग होता है और अंतिम पद दीर्घ हो जाता है। यानी कि दीर्घ होने का मतलब बड़ा हो जाता है। किसमें, अव्ययभाव समास में। इसमें अधिकतर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। समास में जब हम अव्ययभाव समास पढ़ते हैं, संस्कृत के अंतर्गत, तो अव्ययभाव समास में क्या होता है कि अधिकतर षष्ठी विभक्ति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे में एक एग्जांपल और समझना हम लोग चाहें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उपवनम। उप यहाँ पे क्या है, एक अवयव है, और दूसरा वनम, वनम क्या है, एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो उप यानी कि प्रथम पद, वनम मतलब संज्ञा। तो उपवनम, वनस से समीपम। यहाँ पर मैंने भी बताया कि अव्ययभाव समास में वो भी संस्कृत के अंतर्गत इसमें क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर तत्पुरुष समास। इसका अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद को प्रश्न के रूप में प्रयोग करने पर पूर्व पहला पद जवाब देता है। यानी कि मान लीजिए कोई शब्द आया और अंतिम वर्ड के रूप में हम लोग अगर प्रश्न करते हैं तो पहला पद जो होता है उसका उत्तर होता है, तो हम लोग समझ सकते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, तत्पुरुष समास। ग नंबर रूल है इसका कि इसका विग्रह करने पर कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। और तत्पुरुष समास का जब हम लोग विग्रह करते हैं यानी कि तोड़ते हैं, तो तोड़ते समय क्या होता है, कारक विभक्ति चिन्हों का क्या होता है, प्रयोग होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे संकट मुक्त, संकट मुक्तम, इसका संस्कृत में हिंदी अर्थ होगा किससे मुक्त। तो यहाँ पे प्रश्न अगर हम लोग करेंगे किससे मुक्त, तो इससे संकट से, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा, संकट से। तो संकट से यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो संकटात् मुक्ता। तो यहाँ पे एक शब्द को क्या करने पर, प्रश्न के रूप में करने पर दूसरा शब्द जो है वो उत्तर के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है, तो इसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे में एक एग्जांपल और यहाँ पर देखते हैं हम लोग, विद्या विहीन, विद्या विहीनम, इसका संस्कृत अर्थ होगा, तो किससे विहीन, तो विद्या से, विद्यन विहीना। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न किससे विहीन, तो यहाँ पे ये प्रश्न करने पर यहाँ पे उत्तर मिल रहा है विद्या से, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, विद्या विहीन तत्पुरुष समास। यानी कि प्रश्न के रूप में करने पर उसी में अगर आपका उत्तर छुपा होता है तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर राम वचनम।
राम वचनम। तो किसका वचन? तो राम का वचन। तो यहाँ पर रामस्य, राम का यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न के रूप में करने पर किसका वचन है? तो राम का वचन। उत्तर भी मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि राम वचनम क्या है? एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास। इसका पूर्व पद विशेषण उपमान होगा तथा अंतिम दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। उपमेय कहा जाता है। उपमेय या उपमान किसे कहते हैं मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, और ऐसे भी मैंने पढ़ाया जो पिछले वीडियो में, कुछ वीडियो में, तो वहाँ पर बताया भी है कि किसको कहा जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। 2 नंबर रूल बोलता है कि विशेषण विशेष्य की स्थिति में दोनों पदों के मध्य च असो तत् लगाकर विग्रह किया जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं, कर्मधारय समास को विग्रह करते हैं, तो उस समय विग्रह करते समय वहाँ पर क्या किया जाता है? च असो तत् का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दोनों पदों का लिंग और वचन, देखिए यहाँ पर 3 नंबर रूल, उपमान उपमेय वाचक शब्दों में यू एच का प्रयोग किया जाता है और यहाँ दोनों पदों का लिंग और वचन समान होता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ दोनों पदों के लिंग और वचन समान होना चाहिए, यानी कि अलग अलग नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों को उतना समझ में नहीं आया होगा रूल पढ़कर, तो रूल को कब समझेंगे आप लोग? जब एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से समझेंगे उदाहरण को। तो यहाँ पे देखिए पीताम्बर, पीतम्बर लिखा है, तो इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करें तो पीतम और अंबर, तो यहाँ पे ये पहला शब्द जो है वो विशेषण होता है और दूसरा शब्द जो होता है वो विशेष्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विग्रह करेंगे तो पीतम, यहाँ पर देखिए पीतम वर्ड ले लेंगे, इसमें च या तत् लगा देंगे। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है कि च लगाएंगे, असो लगाएंगे या तत्, तीनों में से कोई लगा सकते हैं। तो पीतम में च या तत् लगाएंगे, एक लगाएंगे कोई भी, और अंबरम है तो अंबरम, यानी कि पीतम च अंबरम, इसका हम लोग विग्रह कर देते हैं। अब इसका हिंदी में अर्थ कैसे होगा? तो पीतम मतलब पीला और च मतलब और, अब अंबरम मतलब वस्त्र, पीला और वस्त्र। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पीतम भी समान है, इसका लिंग वचन समान है, और अंबरम का भी लिंग वचन क्या है? समान है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, महाराज। तो महा और राज एक विशेषण पहला पद है और दूसरा विशेष्य है, तो इसका विग्रह होगा तो महान च, या असो लगा सकते हैं, तत् लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, राजा। तो महान और राजा दोनों का लिंग और वचन क्या है? समान है। यहाँ पर एक स्टार रूल देखिए कि उपमान तथा उपमेयवाचक शब्दों में यू व एच लगाकर क्या किया जाता है? विग्रह किया जाता है। तो वो कैसे होगा? जैसे यहाँ पर मुख कमलम, तो यहाँ पर मुखम और कमलम, तो पहला जो वर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं ये उपमान होता है, और दूसरा वर्ड जो देख रहे हैं आप में उपमेय होता है। तो मुखम का मुखम हो गया, यू यू लगाएंगे यहाँ पे, यू या एच कोई भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने मान लिया एच यू लगा दिया, तो मुखम यू कमलम यहाँ पर उपमेय होता है, और मुखम एच जब लगाएंगे, कमलम जोड़ेंगे तो यहाँ पर उपमान हो जाएगा। उपमेय के साथ यू लगता है, उपमान के साथ एच लगता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। आगे रूल है कि उपमेयवाचक शब्दों में यू का प्रयोग होता है तथा उपमानवाचक शब्दों में एच का प्रयोग होता है। अभी मैंने एग्जाम्पल पीछे बताया आपको। अब देखिए इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे अनफिक्स और फिक्स के बारे में। तो अनफिक्स का मतलब उसका जो शब्द है वो फिक्स रूप से बैठेगा नहीं, और फिक्स मतलब पूर्ण रूप से बैठ जाएगा। जैसे मुखम यू कमलम, तो मुख और कमल के समान है। मुख क्या है? कमल के समान है, ये उपमेय है। और मुखम एच कमलम, मुख ही कमल के समान है। यहाँ पर फिक्स रूप से आपसे कहा जा रहा है कि मुख जो है वो कैसा है? कमल के ही समान है। यहाँ पे मुख जो कमल के समान है, यहाँ पर नहीं स्पष्ट रूप से हो पा रहा है कि मुख जो है कमल के समान है या नहीं, लेकिन यहाँ पर मुख ही कमल के क्या है? समान है। तो यहाँ पर फिक्स रूप से एच लगता है तो फिक्स हो जाता है, और यू लगता है तो अनफिक्स हो जाता है। यानी कि उसका अर्थ क्या हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जब एच लगाते हैं तो फिक्स रूप से होगा ही तो होगा। आगे हम लोग देखते हैं पुरुष व्याघ्र। अगला एग्जाम्पल है तो पुरुष यू व्याघ्र, तो पुरुष बाघ के समान है, ये उपमेय हो गया। यहाँ पर अनफिक्स, यानी कि ये फिक्स नहीं है कि पुरुष ही क्या है? बाघ के समान है या नहीं है, लेकिन पुरुष एच व्याघ्र है जब, तब पुरुष ही क्या है? बाघ के समान है। ये फिक्स रूप से बोल रहा है कि पुरुष जो है वो बाघ के समान है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। आगे हम लोग चौथा देखेंगे द्विगु समास के बारे में। तो इसका रूल है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, और द्विगु समास प्राय नपुंसक लिंग एक वचन सारा पद होगा, यानी कि सारा पद होता है। आगे है कि विग्रह करने पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा तथा जोड़ने पर एक वचन होगा। अभी आपको ये रूल समझ में 3 नंबर नहीं आएगा, जब एग्जाम्पल में बताऊंगा तो वहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँगा। आगे 4 नंबर रूल है कि आकारांत द्विगु समास स्त्री होता है,
और वहाँ पे व और बड़ी की मात्रा जुड़ता है। और विग्रह करते समय अंत में समाहार जोड़ते हैं। और जब संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत द्विगु समास का विग्रह करते हैं तो वहाँ पर विग्रह करते समय किस वर्ड का यूज़ किया जाता है? समाहार वर्ड का। आइए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है पंचवटी। पंचवटी, ठीक है, आकारांत वर्ड है। ये एक कैसा वर्ड है? आकारांत। तो इसका जब हम क्या करेंगे? विग्रह करेंगे तो पंचनाम वटनाम समाहार। तो यहाँ पे जैसे आप लोग बालक का रूप पढ़ते होंगे तो बालक का रूप पढ़ते समय आप लोग देखते हैं कि षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में क्या होता है? बाल का नाम होता है। तो उसी प्रकार इसका जब विग्रह करेंगे तो पंचवटी का पंचनाम हो जाएगा और फिर वटी का वाटा नाम हो जाएगा, यानी कि षष्ठी का बहुवचन। और यहाँ पर समाहार वर्ड को जोड़ देंगे। इसका हिंदी अर्थ होगा 5 वृक्षों का समूह। समाहार मतलब समूह। नवरात्रम, तो नवम रात्रम। इसका एक वर्ड जो है वो प्रथमा में है। क्या है? प्रथमा में है। यहाँ पर अभी आपने रूल देखा है, जो यहाँ पर रूल आप लोग देखे हैं कि विग्रह करने पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा लेकिन जोड़ने पर एक वचन होगा। तो वही यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं कि नवम रात्रम, ये कौन है? एक वचन में है। लेकिन जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो नवनाम रात्रिनाम समाहार। नवनाम ये क्या है? षष्ठी का बहुवचन है। और रात्रि नाम क्या है? षष्ठी का बहुवचन है। और समाहार 9 रातों का समूह इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। और इसको एक वचन के रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा? नवनाम रात्रिनाम। इन दोनों को जब संधि विच्छेद को हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक में जोड़ देंगे तो उसको हम लोग एक वचन कहेंगे। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास देखिए, इसका रूल बोलता है कि द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और विग्रह करते समय शब्द के बाद च का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? च का प्रयोग। विग्रह करते समय शब्द के बाद, यानी कि जो विग्रह का हमने शब्द कर दिया उसके बाद किसका प्रयोग होता है? तो च का प्रयोग होता है। यहाँ पे आगे देखते हैं तो अंतिम पद के लिंग के अनुसार इस समस्त पद का लिंग होता है। यानी कि अंतिम पद जो हम लोग देखते हैं उसी के अनुसार सभी पदों का लिंग क्या होता है? बदलता है। जैसे मैं विशेष पहचान के रूप में हम लोग जान सकते हैं कि द्वंद्व समास का पहचान हम लोग विशेष रूप से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों शब्द विपरीत पद होंगे। यानी कि जैसे राम सीता, भाई बहन, माता पिता, ये लिंग तो अलग होंगे और विपरीत होंगे। यानी कि जैसे विलोम शब्द हम लोग पढ़ते हैं तो विलोम यानी कि उल्टा। दोनों पद में एक दूसरे का कोई ना कोई संबंध अवश्य होगा। द्वंद्व समास का एक पहचानने का और तरीका है कि उन दोनों पदों में कोई ना कोई क्या होता है? अवश्य रूप से संबंध होता है। जैसे भाई बहन संबंध है, माता पिता ये भी संबंध है, पति पत्नी ये भी संबंध है। यानी कि कोई ना कोई संबंध अवश्य रूप से रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखना चाहें तो राम और सीता, कृष्ण और राधा, इनके बीच में कोई ना कोई क्या है? संबंध है। अब देखिए, द्वंद्व समास तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया। द्वंद्व समास का विग्रह करते समय लास्ट में इसका च लगता है, ये भी हमने जाना है। तो च लगा के हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब द्वंद्व समास के हम कुछ भेदों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पहला होता है इतरेतर, दूसरा होता है समाहार और तीसरा होता है एक्सिस द्वंद्व। ठीक है। और ये तीनों संस्कृत के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आइए सबसे पहले इन भेदों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है इतरेतर। तो इसका रूल होता है कि समस्त पद के अंत में संख्या के अनुसार वचन होता है। यानी कि जितने संख्या होंगे उतने क्या होंगे? वचन होंगे। दूसरा नियम है कि अंतिम पद के लिंग के अनुसार सारा पद का लिंग होता है। यानी कि मान लीजिए अंतिम पद स्त्रीलिंग हो तो सभी पद क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। अगर मान लीजिए सभी पद पुल्लिंग हो तो सभी पद क्या होगा? उसका पुल्लिंग माना जाएगा। इसमें हमेशा प्रथम पद एक वचन होता है। जो प्रथम पद होता है वो एक वचन होता है। कैसे? तो आइए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं माता च पिता च। क्या है? माता च पिता। तो इसका अंतिम माता च और पिता च में यहाँ पर पिता जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। ठीक, तो पुल्लिंग है तो अंतिम पद के अनुसार ये टोटल पद होगा। यानी कि सभी पद क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पर अगर इसको पुल्लिंग में लिखना चाहें तो जब माता और पिता को माता पितरों के रूप में लिखते हैं तो ये टोटल पद पुल्लिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? टोटल पद पुल्लिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पर राम च सीता च, यहाँ पर एक स्त्रीलिंग सीता है और इसको हम लोग क्या करें? एक पद में लिखना चाहें तो राम सीत्रो हो जाएगा। यानी कि दोनों पद क्या हो जाएगा? एक रूप में मिल जाएगा। तो ये टोटल स्त्रीलिंग हो जाएगा क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है। तो टोटल पद यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। यहाँ पर पिता पुल्लिंग है तो इसके अनुसार टोटल पद क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर रूल, समाहार। तो समाहार जो इसका भेद है, इसका कुछ रूल्स होता है। तो प्रत्येक पद सामूहिक अर्थ देते हैं और यह समास सदा नपुंसकलिंग एक वचन होगा।
उसके बाद तीसरा है कि विग्रह करने पर अंत में समाहार शब्द का प्रयोग होगा तथा समाहार से पूर्व इदम शब्द का प्रयोग षष्ठी विभक्ति में होगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखना चाहे तो अहम च निशा च, यानी कि दिन और रात, इसका हिंदी अर्थ होता है। और ये नपुंसक लिंग एक वचन में होगा तो इसको अहम निशा को जोड़ेंगे तो अहर्निशम हो जाएगा, अहर्निशम। तो यहाँ पे अहर्निशम वर्ड को ले लेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे या विग्रह करेंगे तो। और ऐसा ऐसा क्या होता है, ईदम का रूप होता है, ईदम का षष्ठी विभक्ति में ऐसा होता है। तो अहर्निशम ऐसा समाहारा, तो इसका विग्रह इस प्रकार से हम करेंगे, जैसे पाणी च पादो च, यानी कि इसका एक वर्ड में नपुंसक एक वचन में कैसे होगा, पाणिपादम, यानी कि पाणिपादम ऐसा, ईदम का षष्ठी विभक्ति और समाहार, पाणिपादम ऐसा समाहारा। देखेंगे एक्सेस द्वंद्व के बारे में। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक में से केवल एक ही शब्द में दोनों का बोध होता है तो उसे एक्सेस द्वंद्व कहते हैं। ये इसका पहला रूल हुआ। और दूसरा रूल हुआ, देखिए कहता है कि स्त्री और पुल्लिंग दोनों शब्द पुल्लिंग होगा, पदों के हिसाब से यहाँ पर वचन मतलब बदलेगा, यानी कि पद को देखकर उसका वचन बदलेगा। और दोनों पद क्या होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द ही पुल्लिंग होगा, यानी कि पुल्लिंग उसको बना दिया जाएगा, नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि माता च पिता च, ठीक। तो इस टोटल पद को हम पुल्लिंग बनाने के लिए माता पिता को क्या करेंगे, पितरो लिख देंगे। तो यहाँ पे जो पितरो वर्ड होगा वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है। और इससे दोनों का बोध होता है कि इसमें माता का भी जिक्र हुआ है और पिता का भी जिक्र हुआ है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक में से केवल एक ही शब्द में दोनों का बोध होता है तो उसे एक्सेस कहते हैं। तो यहाँ पे पितरों कहने से माता का भी बोध हो रहा है और पिता का भी, क्योंकि दोनों ही इस वर्ड में समाहित है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे 6 नंबर बहुब्रीहि समास के बारे में। तो इसका पहला रूल बोलता है कि जिस समास का ना तो पूर्व पद और ना उत्तर पद प्रधान हो, यानी कोई अन्य पद प्रधान हो, उससे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और पद से समास होने के बाद किसी अन्य ही संज्ञा का बोध होता है। जब पद होता है, ना पहला पद प्रधान होता है ना अंतिम पद प्रधान होता है, इसमें किसी अन्य पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। और इसमें क्या होता है कि अन्य संज्ञा का बोध होता है, ठीक, यानी कि जो शब्द नया बनता है वो अन्य संज्ञा होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो बहुब्रीहि समास का विग्रह करने पर यत् का प्रयोग होगा। हमेशा संस्कृत व्याकरण में जब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत किसी भी वर्ड का अगर विग्रह करते हैं हम लोग तो वहाँ पे किस वर्ड का प्रयोग होगा, यत् का। आगे हम लोग रूल देखते हैं। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास के 2 भेद होते हैं। इसके भी कितने भेद होते हैं, 2। एक होता है समानाधिकरण, एक होता है वैधिक। पहला देखते हैं समानाधिकरण। तो वैसा समास जिसका पूर्व पद तथा उत्तर पद समान विग्रह से हो उसे समानाधिकरण कहते हैं। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में चंद्रशेखरा च लिखा हुआ है, तो चंद्रशेखरा का जब विग्रह होता है तो कि चंद्र भी एक वचन है और शेखरा भी एक वचन है, तो यहाँ दोनों का समान विग्रह हो रहा है, इसीलिए इसको समानाधिकरण कहते हैं, क्योंकि इसमें समान विग्रह होता है किसी भी शब्द का। तो चंद्रशेखरा यत् च, यहाँ पे जो इसका विग्रह करेंगे तो चंद्रशेखर यत् लगता है क्योंकि बहुब्रीहि समास है, तो यत् अर्चा हो जाएगा इसका। आगे हम लोग 2 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यधिकरण। वैसा समास जिसका पूर्व पद तथा उत्तर पद समान विभक्ति से ना हो उसे व्यधिकरण कहते हैं। पहले में क्या था कि समान विभक्ति से था, लेकिन इसमें समान विभक्ति से नहीं है। तो जैसे आप आइए देखते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देखिए, चंद्रशेखरे, उसमें चंद्रशेखर था, इसमें चंद्रशेखरे है, तो चंद्रशेखरे चा, तो चंद्र एक वचन, शेखरे अलग हो गया, सप्तमी में प्रथमा हो गया, ठीक है। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसका जब संधि विच्छेद हम विग्रह करेंगे तो चंद्रशेखरे यत् च हो जाएगा। लास्ट और एक छोटा सा बच जाता है हम लोग का समास, देखिए नज समास। नज समास देखने में छोटा होता है लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है। तो आइए नज समास को समझते हैं। न ही अर्थ वाले अवयव के साथ जो समास होता है उसे नज समास कहते हैं, और समास हो जाने पर न का अ या अन हो जाता है। जो यहाँ पे न आप लोग देख रहे हैं, न रहता है, उसका क्या हो जाता है, अ हो जाता है या अन हो जाता है। उसके बाद अगला नियम है कि व्यंजन वर्ण रहने पर अ और स्वर रहने पर अन हो जाता है। व्यंजन वर्ण का जब जिक्र होता है तो वहाँ पे अ हो जाता है और स्वर रहने पर वहाँ पर अन हो जाता है। जैसे देखिए न धर्म,
यहाँ पर एक है न धर्म, तो नहीं के अर्थ में कौन सा समास होता है? नज समास होता है। तो यहाँ पे ध क्या है? ध एक व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो गया, अ हो जाएगा। तो न का अ और धर्म का धर्म यानी कि अधर्म हो जाएगा। न उपकार, उ क्या है यहाँ पर? उ यहाँ पे एक स्वर वर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर वर्ण है तो यहाँ पे अन हो जाएगा, तो न का क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा, और उ का मात्रा न में जुड़ के नु हो जाएगा, तो अनुकारा, अनुपकारा हो जाएगा। तो आई होप आपको संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत जो समास हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार वॉच कीजिए शुरू से अंत तक, और आपको कहीं भी दिक्कत आता है तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।